अब 11th क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अब एवोगैड्रो लॉ क्या है। इसके पहले हम लोग डायमेंशन एनालिसिस देखे थे। एवोगैड्रो लॉ क्या है, अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे। एवोगैड्रो लॉ को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। एवोगैड्रो की परिकल्पना पहले कहा जाता था, बाद में लिखा था कि पहले समझ ले आ जा। या मान लेते हैं कि कोई H2 गैस है, यह 10 सीसी है, वॉल्यूम जो है 10 सीसी। इसी तरह से CO2 गैस है, यह भी 10 सीसी है, 10 ml है। यह मान लेते हैं N2 गैस है, यह भी 10 सीसी है। तो एवोगैड्रो ने देखा कि इसमें 100 मोलेकुल्स मान लिया जाए, मोलेकुल्स इसमें मान लिया जाए या मोल भी मान सकते हैं, ये 100 है। उसने देखा कि अगर टेम्परेचर को सेम कर दिया जाए, प्रेशर को भी सेम कर दिया जाए या वॉल्यूम सेम हो, तो इसमें भी 100 ही मिले। यह भी कितने मिले? 100। यानी मोलेकुल्स सेम हो गए। यानी गैस का टेम्परेचर सेम कर दिया जाए, प्रेशर सेम कर दिया जाए, वॉल्यूम सेम कर दिया जाए, तो उसमें नंबर ऑफ मोलेकुल्स या मोल्स गैस का कितना हो जाता है? सेम हो जाता है। यानी इसको एक नियम बना दिया जाए कि समान दाब और ताप पर समान गैसों में क्या आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? सेम होती है, समान होती है। एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोलेकुल्स। इसको एक तरह से और भी हम कह देंगे कि यह मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का 10 ml जो है, इसमें 100 मोलेकुल है, तो अगर 20 ml इसका कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ठीक, यह 200 हो जाएगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ेंगे। यानी एक पार्टिकुलर पर लागू किया जाए तो कह दिया जाएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा, ये वॉल्यूम गैस का उसमें नंबर ऑफ मोलेकुल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह कमरा है, क्लासरूम है, इसमें 100 विद्यार्थी रट रहे हैं। अगर इसको दुगुना वॉल्यूम का बना दिया जाए तो कितना बांटेंगे? 200। उसी तरह से यानी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है? नंबर ऑफ मोलेकुल्स प्रेजेंट इन दिस। यानी अब इस लॉ को हम लिख देते हैं, फिर समझा देंगे एक बार। अभी जो एवोगैड्रो लॉ देखे थे, अभी बोले थे कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो तो सेम नंबर ऑफ मोलेकुल्स जो होते हैं उसमें, यानी तो उसी को लिख देंगे कि एट कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोलेकुल्स। इसी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं, सेम हो यानी कांस्टेंट हो। कुछ लोग इस तरह से कह देते हैं सेम को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, या ऐसे कर देंगे एंड कांस्टेंट प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलेकुल्स। नियत ताप हो, नियत दाब हो, तो गैस के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोलेकुल्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर गैस के लिए कि अगर टेम्परेचर सेम कर दे, प्रेशर सेम कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोलेकुल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ जाएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोलेकुल्स प्रेजेंट इन इट। मान लिया जाए कि लेट V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोलेकुल्स है इन इट, माने और T और P इसका क्या है? कांस्टेंट है। T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर। देयरफॉर बाय एवोगैड्रोज लॉ यही हम लोग कहे थे कि V वैरी एज N हो जाएगा। यानी V इक्वल टू ऐसे ही मान लेते हैं ऊपर में, तो ऐसे
भी वेरी एट n है, या इसको k इंटू लिख दिए n, वेयर k इज ए कांस्टेंट लिख दीजिए, कांस्टेंट। तो therefore v बाई n इक्वल टू k यानी कांस्टेंट। यह हम लोगों का हो गया एवोगैड्रो का लॉ। इस लॉ का सहारा लेते हुए दो तीन रिजल्ट निकालेंगे, हमको हम लोगों को बहुत काम करेगा। जैसे पहला उसका रिजल्ट होगा कि इसकी सहायता से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सभी गैसें डाई एटॉमिक होती है, जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2, Br2, I2 दो मिल के एक हो जाती है। प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, इसलिए उसको हम केवल रिजल्ट लिख देंगे। इसी के सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं कि m इक्वल टू 2d, मोलेकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यह भी एनसीईआरटी के बुक में साबित नहीं किया गया है, ये पीडीएफ में भेज देंगे, लेकिन यह भी इसी के सहयोग से कर सकते हैं। एक मोल गैस का वॉल्यूम जो है 22 डिस्मल 4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। इसकी सहायता से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे दे रहे हैं, क्योंकि इस बुक में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूटिलिटी दे रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे एवोगैड्रो का लॉ देखे, उस लॉ का अगर उपयोग करते हैं तो उसकी सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि सभी गैसें जो है डाई एटॉमिक होती है। जैसे हाइड्रोजन का मोलेकुल हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन O2। ये सब हाइड्रोजन नाइट्रोजन या क्लोरीन ब्रोमीन सब जो है दो एक साथ रहती है, यानी डाई एटॉमिक होती है। इसकी सहायता से हम सिद्ध कर सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, इसलिए इस साल छोड़ दे रहे हैं। इसी तरह से किसी गैस का मोलेकुलर मास जो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है, इसको भी प्रूव किया जा सकता था। यह भी एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। याद रखेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी मोलर मास या मोलेकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या फॉर्मूला हो गया m इक्वल टू 2d। तीसरा इसका एप्लीकेशन है कि वॉल्यूम ऑफ, चाहे द वॉल्यूम ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा एप्लीकेशन हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे उसी को एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज इक्वल टू द 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है। इसको भी नॉमिकल सवाल बनाने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि एक मोल गैस का आयतन जो है एनटीपी पर या एसटीपी पर यह 22.4 लीटर होता है। एनटीपी देखकर पुराना नहीं है, एनटीपी का मतलब होता है एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। एसटीपी का मतलब एसटीपी दोनों एक ही चीज है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, यह टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। यह 76 cm जो है पारा का प्रेशर होता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर कहते हैं, और 0 डिग्री सी को नॉर्मल जो है टेम्परेचर कहते हैं। इसको केल्विन में कहना हो तो 273 केल्विन कर सकते हैं। यही है एनटीपी या एसटीपी। अब इसके बाद हम लोग केमिकल कंपोजिशन के कुछ लॉ है, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है,
यह हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।